नमस्कार दोस्तों। जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स ने राफेल पर ट्रेनिंग कर ली है तो अब राफेल को क्यों खरीदा जा रहा है? क्या भारत एमएमआरसी डील में F-35 को लेने जा रहा है? क्यों तेजस पर अभी तक रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं लगाया गया है? क्या रशिया से सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर बेलगोरोड सबमरीन खरीदनी चाहिए? क्या MiG-29 के क्रैश ने रशियन MiG-35 को एमएमआरसी में चुने जाने के दरवाजे बंद कर दिए हैं? और क्यों तेजस को F-35B की तरह वर्टिकल लैंडिंग लायक नहीं बनाया जा रहा है? दोस्तों, इस तरह के कई सवालों के जवाब पूरी रिसर्च करके मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल वीरेंद्रा जी का है। वीरेंद्रा जी का सवाल है कि जब राफेल की डिटेल्स पाकिस्तान के पायलट्स को कतर देश ने दे दी है तो फिर अब इनको लेने का क्या फायदा? वीरेंद्रा जी उस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ समय पहले पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर में छपी थी, जिसमें बताया गया था कि राफेल की डिटेल्स हमें पता लग गई है और अब राफेल लेने से भारत को कोई फायदा नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ पाकिस्तानी पायलट्स को कतर देश के पायलट्स के साथ फ्रांस ले जाकर उन्हें राफेल पर ट्रेनिंग दी गई। हालांकि फ्रांस द्वारा इस रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठ व काल्पनिक बताया गया। फिर भी कई लोगों के मन में थोड़े डाउट्स जरूर पैदा हो गए हैं। आइए इसी के बारे में बात करें। अगर राफेल को नजदीक से चेक करने या उसमें को पायलट बनकर एक फ्लाइट सोर्टी करनी हो तो एक देश आसानी से ऐसा कर सकता है अगर वह देश राफेल खरीदना चाहता हो और साथ ही राफेल खरीदने लायक पैसे रखता हो। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। कतर देश की एयरफोर्स के साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स ट्रेनिंग करते रहते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। भारत भी कई ऐसे देशों के साथ एयर एक्सरसाइज व ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है जिसमें F-16 भी भाग लेते हैं। अब जरा लॉजिक की बात करते हैं। राफेल को उड़ाना, उसकी कैपेबिलिटीज को उनकी लिमिट्स तक चेक करना, उसके रडार की फुल कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करना, मीटियोर, स्कैल्प व माइका मिसाइल्स की असली रेंज, एक्यूरेसी व लॉन्च करने के पैरामीटर्स को सीखने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड दूसरे फाइटर जेट्स उड़ाने वाले पायलट्स को भी इसमें काफी लंबा समय लग जाता है। जैसे लगभग 6 महीने से इंडियन पायलट्स फ्रांस में राफेल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके बाद भी जब पायलट लगातार किसी खास फाइटर जेट पर बहुत लंबे समय तक अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग को परफेक्शन देने के लिए लगातार सोर्टीज करते रहते हैं, तब जाकर एक पायलट एक खास फाइटर जेट के साथ पूरी तरह से ब्लेंड हो पाता है। तब जाकर वह पायलट उस खास फाइटर जेट के लिए एक कुशल व ट्रेंड पायलट बन पाता है। इसी कारण वर्षों तक पायलट्स लगातार फाइटर जेट को उड़ाते रहते हैं, भले ही कोई एक्चुअल लड़ाई हो रही हो या नहीं। क्या पाकिस्तानी फाइटर जेट्स पायलट ने इतनी डिटेल ट्रेनिंग कर ली है, वो भी एक ऐसे फाइटर जेट पर जो उनकी एयरफोर्स में मौजूद ही नहीं है और जिसको वास्तव में वो कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे? क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स इतने लंबे समय तक कतर देश में $30,000 प्रति ओवर की फ्लाइट कॉस्ट वाले राफेल की ट्रेनिंग अफोर्ड कर सकती है? अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान राफेल से कहीं सस्ते MiG-35 को रशिया से खरीद चुका होता। टेक्नोलॉजिकली एस्पेक्ट्स की बात करें तो क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स ने राफेल को अपने F-16 व JF-17 के खिलाफ इस्तेमाल करके देखा है? क्या राफेल से मीटियोर BVR अपने ही F-16 या JF-17 पर लॉन्च करके देखा है? वह मीटियोर जिसकी रेंज पाकिस्तान में मौजूद हर एयर टू एयर मिसाइल से लगभग 2 गुनी है। क्या F-16 से AIM-120 राफेल पर लॉन्च करके उसके स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम को चेक किया है? राफेल के सुपीरियर IRSC सिस्टम को एक्चुअल कंडीशन में इस्तेमाल करके JF-17 पर हीट सीकिंग मिसाइल लॉन्च करके देखी है? क्या अपने 100 से लेकर 120 किलोमीटर की रडार रेंज वाले JF-17 व F-16 को 250 किलोमीटर की रेंज रखने वाले ASA रडार वाले राफेल के सामने असली कॉम्बैट सिनेरियो में सामने रखकर देखा है? मात्र 8G के ग्रेविटेशनल पुल को सहने लायक JF-17 को 11G तक के मैन्यूवर्स करने लायक कनार्ड विंग्स वाले राफेल से डॉग फाइट करवा के देखा है? 300 किलोमीटर रेंज की स्कैल्प गाइडेड मिसाइल की एक्यूरेसी चेक की है? 4.5 जनरेशन के राफेल के एक्सेलरेशन,
टर्न रेट को 4th जनरेशन के F-16 व JF-17 के साथ मैच करके देखा है? जाहिर सी बात है कि यह सब नहीं हुआ है। तो फिर पाकिस्तान को उतना ही पता है जितना हमें F-22 या F-35 के बारे में पता है। और अगर एक बार मान भी लें कि यह सब भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चेक किया है, तो यह तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। हमारे पड़ोसी देश को पहले ही पता लग चुका है कि वो किसी भी पैरामीटर पर राफेल का सामना नहीं कर सकते हैं। और जब अंजाम पहले से ही पता है तो दुश्मन का मनोबल टूटने में देर नहीं लगती है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही इस तरह की जानकारी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स को नर्वस, होपलेस व कमजोर बनाने के लिए काफी है। जब पिछले वर्ष 27 फरवरी को एक अकेले सुखोई 30 MKI को गिराने में 24 फाइटर जेट लगे रहे, जिसमें 8 F-16 भी थे, तब सुखोई 30 MKI का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो सोचिए सुखोई 30 MKI से हर लिहाज से एक जनरेशन ऊपर वाले राफेल का सामना कैसे करेंगे। राफेल पर ट्रेनिंग जैसी फेक खबरें सिर्फ अपनी जनता के मोराल को हाई रखने के लिए ही किया जा रहा एक दुष्प्रचार है। ऐसा होता रहता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बस कुछ गलत है तो ये कि यह खबर लॉजिक के हिसाब से पूरी तरह से फेक है और हमें इस तरह के प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, अगला सवाल श्यामल कुमार जी का है, जो पूछ रहे हैं कि यह सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ का फंड 52 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट वाले कावेरी इंजन वेरिएंट को अनमैन्ड एरियल व्हीकल में इस्तेमाल करने के लिए एलोकेट किया है, जबकि कुछ यूट्यूब वीडियोस में इसे एडवांस्ड कावेरी जेट इंजन के लिए बताया जा रहा है। सच क्या है? श्यामल जी, सच ये है कि कावेरी इंजन 80 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है और शुरू में इसे इतनी ही थ्रस्ट के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन समय के साथ तेजस फाइटर जेट नए एवियोनिक्स के साथ और भारी हो गया और अब 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसी कारण कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। डीआरडीओ ने जरूर पिछले दिनों एक नए डिजाइन वाले कावेरी इंजन को बनाने के लिए सरकार के पास प्रपोजल रखा था। इस नए कावेरी इंजन को 110 से लेकर 115 किलो न्यूटन की थ्रस्ट क्षमता वाला बनाया जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इस नए प्रपोजल को कोई फंड एलोकेट नहीं किया गया है और डीआरडीओ की जीटीआरई लैब को पहले छोटे कम थ्रस्ट वाले लेकिन रिलायबल इंजन बनाकर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को मैच्योर करने का सुझाव जरूर दिया गया है। दोस्तों, अगला सवाल धीरज कुमार जी का है, जो कहते हैं कि प्लीज मेक वीडियो ऑन क्रैश ऑफ MiG-29. इट कैन अफेक्ट द MMRCA फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-35. इट क्वेश्चंस क्रेडिबिलिटी ऑफ रशियन फाइटर जेट्स। धीरज जी, MiG-29 पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन हमें कुछ और बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। MiG-29 लगभग 30 वर्ष पहले भारत के द्वारा लिए गए थे, यानी ये काफी पुराने हो चुके हैं। हालांकि इन्हें यूपीजी स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड किया गया है, जिसमें 160 किलोमीटर की रेंज का जूक एएसए रडार, नए इंजन, नए एवियोनिक्स लगाए गए हैं। जो MiG-29 क्रैश हुआ है उसमें टेक्निकल स्नैग आ गया था, जो किसी भी मशीन में हो सकता है। अमेरिका में F-22 भी क्रैश होते हैं। रशिया का नया Su-57 भी कुछ समय पहले क्रैश हुआ है। मार्च के महीने में पाकिस्तान का F-16 भी परेड रिहर्सल के दौरान क्रैश हो गया। यानी फाइटर जेट में टेक्निकल स्नैग की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसलिए हमें सिर्फ रशियन फाइटर जेट्स को ही टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत ज्यादातर रशियन फाइटर जेट्स को ही ऑपरेट करता है, तो रिकॉर्ड में ज्यादा क्रैश रशिया के नाम ही लिखे जाते हैं, इसलिए रशियन फाइटर जेट के बारे में नेगेटिव इमेज जल्दी बन जाती है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रैश हो रहे हैं वो एक ही तरह के फॉल्ट आने से तो नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो चिंता कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। रशियन फाइटर जेट सस्ते लेकिन हाई मेंटेनेंस वाले होते हैं। ऐसे में MiG-29 का क्रैश होना MiG-35 के लिए जरूर एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। MiG-35 MiG-29 का ही हेवीली एडवांस्ड वेरिएंट है। बाकी MMRCA में चुने जाना काफी सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिसमें कीमत, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिंगल कंट्री ओरिजिन आदि शामिल हैं। दोस्तों, अगला सवाल जिन्होंने पूछा है उनके नाम की जगह Redmi Note 8 लिखा है। वो पूछते हैं कि F-35B वर्टिकल टेक ऑफ कैसे लेता है, क्या तेजस में इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते हैं? ये नॉर्थ ईस्ट में रनवे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है।
दोस्तों F-35 के 3 वेरिएंट हैं, जिसमें F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इंजन की थ्रस्ट को डाइवर्ट करके 4 अलग अलग जगहों से नीचे की तरफ पहुंचाया जाता है, जिससे इतनी लिफ्ट पैदा हो सके कि 25,000 किलोग्राम का F-35 सीधा टेक ऑफ या लैंड कर सके। इसमें ऐसा करने के लिए प्रैट एंड विटनी का F135 इंजन लगा है, जो अकेला ही 190 किलो न्यूटन की मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। वहीं तेजस एक लाइट वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है, जिसका वजन मात्र 11,000 से 13,500 किलोग्राम तक होता है। इसीलिए इसमें मात्र 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला GE का F404 इंजन लगा है। यह इंजन नॉर्मल रनवे वाले टेक ऑफ के लिए ठीक है, लेकिन वर्टिकल लैंडिंग या टेक ऑफ को नहीं संभाल सकता है। और वैसे भी अगर इसमें F-35B की तरह थ्रस्ट को 4 अलग अलग जगहों से रिलीज करने लायक सिस्टम लगाया जाए, तो ना सिर्फ इसका वजन बढ़ जाएगा, बल्कि यह काफी महंगा भी हो जाएगा। जबकि हमने तेजस को एक छोटे, हल्के व सस्ते सिंगल इंजन फाइटर जेट के रूप में विकसित किया है। भारत F-35 की तरह ही वर्टिकल लैंडिंग वाले सी हैरियर फाइटर जेट को INS विराट पर काफी लंबे समय तक इस्तेमाल कर चुका है। अब ये सी हैरियर जेट्स रिटायर हो चुके हैं। दोस्तों, अगला सवाल भी तेजस से जुड़ा है, जिसमें मयंक बाजपेयी जी पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया के पास स्टेल्थ कोटिंग मटेरियल की टेक्नोलॉजी है? अगर है तो तेजस 1A में इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? तेजस वैसे ही साइज में छोटा है, तो इस कोटिंग से उसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाएगा। मयंक जी, स्टेल्थी फाइटर जेट्स पर रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग लगी होती है, जो दुश्मन के रडार की तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब ये तरंगे फाइटर जेट से टकराकर वापस नहीं जा पाती हैं, तो दुश्मन का रडार इन स्टेल्थी फाइटर जेट्स को लॉन्ग रेंज से ट्रैक करना शुरू नहीं कर पाता है। ये कोटिंग एक रबराइज्ड फोम जैसी होती है, जिसमें एक खास तरह का कंट्रोल्ड मिक्सचर होता है कार्बन व आयरन का। साथ ही नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल भी होता है। इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका महारत हासिल कर चुका है। उनके F-22 का रडार क्रॉस सेक्शन मात्र 0.0001 मीटर स्क्वायर है। भारत भी ऐसी कोटिंग को तैयार कर रहा है और इसमें काफी सफलता भी मिली है। तेजस MK2 में इस तरह की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेल्थ के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल से ज्यादा फाइटर जेट का स्टेल्थी डिजाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है। F-35, F-22 जैसे फाइटर जेट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कहीं भी एक भी 90 डिग्री का एंगल ना हो, इंजन के क्रिस्टल ब्लेड्स पूरी तरह से छुपे हुए रहें। इस तरह के कॉम्बिनेशन से स्टेल्थ या कहें कि बेहद छोटा रडार क्रॉस सेक्शन प्राप्त हो पाता है। भारत भी इन्हीं सब टेक्नोलॉजीज को एमका में इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी पहली उड़ान 2025 तक हो जाएगी। दोस्तों, अगला सवाल राजीव जी का है, जो पूछते हैं कि क्या भारत भी बेलगोरोड खरीदने पर विचार कर रहा है? राजीव जी, मुझे नहीं लगता कि रशिया अभी बेलगोरोड, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है, उसे बेचेगा। अगर बेचता भी है तो भारत को इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर, इतनी महंगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की आवश्यकता नहीं है। इसमें न्यूक्लियर क्षमता वाले अंडर वाटर ड्रोन्स लगे हैं, जो एक परमाणु हथियार को 600 किलोमीटर दूर तक ले जा सकते हैं। भारत को अभी सिर्फ पाकिस्तान से ही लड़ाई की चुनौती मिल रही है, जहां तक पहुंचने के लिए हमें इन अंडर वाटर ड्रोन्स की आवश्यकता ही नहीं है। भारत अपनी पावरफुल मिसाइल से पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अटैक करने की क्षमता रखता है, तो फिर बिना आवश्यकता के ही बेलगोरोड सबमरीन जैसा महंगा सौदा क्यों करना? दोस्तों, अगला सवाल जिनका है, उनके नाम की जगह सीक्रेट गाय लिखा है। वे पूछते हैं कि भाई जी, क्या F-35 MMRCA 2.0 डील में शामिल हो सकता है? प्लीज रिप्लाई। देखिए, अमेरिका लगातार MMRCA में ज्यादा बेहतर ऑप्शंस देता जा रहा है। FA-18 सुपर हॉर्नेट का ब्लॉक 3 वेरिएंट, F-16 के लेटेस्ट ब्लॉक 70 में F-35 के कॉकपिट की कई खूबियों को मिलाकर F-21 को ऑफर करना, फिर F-15 के लेटेस्ट EX वेरिएंट को ऑफर करना। इनसे यह जरूर साबित होता है कि अमेरिका MMRCA को लेकर कितना सीरियस है। अब बात करते हैं F-35 की। F-35 एक बेहतरीन स्टेल्थी फाइटर जेट है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस काफी महंगी है और इसके साथ ढेरों टर्म्स एंड कंडीशंस अमेरिका लगा कर देता है।
फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के चीफ ये साफ कर चुके हैं कि भारत ने F-35 संबंधी कोई रिक्वेस्ट अमेरिका से नहीं की है और ना ही भारत कोई 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदेगा। भारत खुद के एमका को ही 5.5 जनरेशन के लेवल तक डेवलप कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अभी तक F-35 को भारत को ऑफर नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका चाइना को काउंटर करने के तहत चाइना के पड़ोसी देशों जैसे जापान व साउथ कोरिया को F-35 दे चुका है, उसी तर्ज पर भारत को भी F-35 ऑफर कर सकता है। हालांकि भारत नेटो संगठन का सदस्य नहीं है। चाइना को काउंटर करने के अलावा MMRCA डील में भी हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अमेरिका F-35 को ऑफर कर देगा, इस बात की पूरी उम्मीद है। अभी एमका बनने में काफी समय बाकी है, इसलिए भारत इसे जरूर ले भी लेगा। टर्की को F-35 प्रोग्राम से अलग करके जो F-35 की सेल्स का नुकसान हुआ है, उसे भी अमेरिका भारत जैसे भरोसेमंद साथी के साथ पूरा करना चाहेगा। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक और फैक्ट बेस्ड जवाब हासिल करने के लिए मैंने काफी रिसर्च की, किताबें पढ़ी, ब्लॉग्स को चेक किया, वेबसाइट्स को चेक किया, काफी सारे रिव्यूज को चेक किया, ताकि आपको मैं एकदम सटीक और एक्यूरेट जवाब दे सकूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।